नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरु क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी मैराथन क्लास चल रही थी, उस मैराथन क्लास की श्रृंखला में आज की जो हमारी क्लास है वो तीसरी क्लास है। और इस क्लास के अंतर्गत भी हम एग्ज़ाम से संबंधित पेपर में आने वाले उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी इस क्लास का जो पहला प्रश्न है वो है इंटरनेट से। इंटरनेट पर डीएनएस सर्वर का कार्य क्या है। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि जो डीएनएस सर्वर है, इंटरनेट पे जिसका उपयोग किया जाता है, उसका क्या काम होता है। तो डीएनएस जो सर्वर है, इसका जो काम होता है वो होता है डोमेन नाम को आईपी पते में परिवर्तित करना। तो यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं वो है नेटवर्क को सुरक्षित करना, डोमेन नाम को आईपी पते में परिवर्तन करना, वेबसाइट सामग्री को स्टोर करना और इंटरनेट स्पीड प्रदान करना। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपका है बी विकल्प, डोमेन नाम को आईपी पते में परिवर्तित करना। अब यहाँ पे दोस्तों एक प्रश्न आपका और बनता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि डीएनएस का पूरा नाम बताइए, डीएनएस का मतलब क्या है, या फिर डीएनएस से क्या तात्पर्य है। तो डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस का पूरा नाम होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान सरकार का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है। यानी जो हमारी राजस्थान सरकार है उसका जो आधिकारिक पोर्टल है उसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे विकल्प आपको दिए गए हैं, राजस्थान tourism.gov.in, इसके अलावा राजस्थान.gov.in, राजस्थान-info.com और राजस्थान-service.in। तो यहाँ पे जो हमारे राजस्थान सरकार का आधिकारिक पोर्टल होता है वो होता है www.rajasthan.gov.in। तो ये जो आपको पोर्टल दिया गया है बी विकल्प के अंतर्गत दिया गया है। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है बी विकल्प, जो कि हमारे राजस्थान सरकार का आधिकारिक पोर्टल होता है। अगला प्रश्न है, डिजिटल भुगतान में यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों, हम डिजिटल भुगतान करते हैं यूपीआई के थ्रू करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि यूपीआई का पूरा नाम क्या है, आप ये बताइए। तो यूपीआई का जो पूरा नाम होता है वो होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब यहाँ पे जो विकल्प दिए हैं वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यही हमारा इस प्रश्न का आंसर है ए विकल्प, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके अलावा यूनिवर्सल पेमेंट इंटीग्रेशन, यूनिफाइड प्रोसेस इंटीग्रेशन, यूनिवर्सल प्रोटोकॉल इंटरफेस, इस तरीके के आपको ये 3 विकल्प और दिए गए हैं। तो सही विकल्प है हमारे इस प्रश्न का वो है ए विकल्प। अगला प्रश्न अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में दस्तावेज को सहेजने, दस्तावेज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट फाइल बनती है। और सहेजने का मतलब है सेव करना, SAVE। जब हम फाइल को सेव करते हैं SAVE, सेव बटन पे क्लिक करके। तो सेव करने या सहेजने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है, ये आपको बताना है। शॉर्टकट कमांड के बारे में पूछा गया। तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर आप किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर किसी भी अपनी फाइल को सेव करते हैं तो उसके लिए हम सेव ऑप्शन का यूज़ करते हैं। और इसकी जो शॉर्टकट कमांड होती है वो होती है Ctrl+S। तो यहाँ पे विकल्प दिए हैं Ctrl+P, Ctrl+S, Ctrl+O और Ctrl+D। प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है Ctrl+S, जो कि बी विकल्प में आपको दिया गया है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में बराबर सम A1:A10, ये आपके संख्याओं के मानों को जोड़ने से संबंधित सूत्र है, फॉर्मूला है। संख्या के मान को जोड़ने का कार्य करता है सम का फॉर्मूला। तो कई बार आपसे ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि संख्या के मानों को जोड़ने के लिए कौन से फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा सम। यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है और यहाँ पे A1 से A10 यानी A1 से लगा के A10 तक 10 मान यहाँ पे दिए गए। A1 आपका प्रथम मान है और A10 आपका अंतिम मान है। और बराबर एक्सेल में हमेशा हर फॉर्मूले से पहले लगाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो सूत्र है सम का, इस सूत्र का क्या कार्य है। तो सम के सूत्र का जो कार्य होता है वो होता है जो मान होते हैं उनको जोड़ना। तो विकल्प यहाँ पे दिया गया है A1 से A10 तक के मानों का औसत निकालना, बी में दिया गया है A1 से A10 तक के मानों को जोड़ना। तो यही हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर है। मानों को जोड़ने का काम करता है सम का फॉर्मूला। साथ में ही नीचे दिया है A1 से A10 तक के सबसे बड़े मान को ढूंढना, यानी बड़ी वैल्यू को ढूंढना, और A1 से A10 तक के गैर खाली सेल को गिनती करना। तो यहाँ पे सही आंसर आपका मान को जोड़ने से संबंधित है, जो बी विकल्प में आपको दिया गया है। अगला प्रश्न फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ही है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हम नई वर्कशीट जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए हम जिस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं वो है शिफ्ट प्लस F11। बाकी यहाँ पे विकल्प आपको दिए हैं शिफ्ट F11, इसके अलावा कंट्रोल N है, कंट्रोल शिफ्ट N है और अल्ट इंसर्ट है। तो प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है शिफ्ट प्लस 11। शिफ्ट के साथ में हम जैसे ही F11 कुंजी को दबाते हैं तो एक नई वर्कशीट ओपन हो जाती है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट यानी डिफ़ॉल्ट रूप में जो वर्कशीट की संख्या होती है वो 3 होती है। पहले से हमें 3 वर्कशीट दी हुई होती है इसके अंदर, और आप शिफ्ट प्लस F11 दबा के और जो वर्कशीट है वो ले सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितनी वर्कशीट होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार प्रश्न आया हुआ है। तो 3 होती है। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में सूत्र को शुरू करने के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत हम जो भी फॉर्मूले या सूत्र उपयोग करते हैं तो उनके लिए हम बराबर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो विकल्प दिया है वो है T, इसके अलावा आपको बराबर का निशान दिया है, @ दिया है और यहाँ पे हैज दिया है। तो सही आंसर है इसका वो है आपका इक्वल टू का साइन, बराबर का निशान, जो कि बी विकल्प के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में कौन सा फीचर पंक्तियों या स्तंभों को स्थिर करता है, फ्रीज करके देखने में आसानी प्रदान करता है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जो एक्सेल के अंतर्गत आपके रो कॉलम होते हैं उनको फ्रीज करके देखने के लिए आप कौन से फंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे विकल्प दिया है स्प्लिट है, इसके अलावा फ्रीज पैन है, न्यू ब्लॉक है और प्रोटेक्ट शीट है। तो रो और कॉलम को फ्रीज करके देखने के लिए हम फ्रीज पैन ऑप्शन का यूज करते हैं, जो कि आपको बी विकल्प के अंतर्गत दिया गया है। स्थिर करना या फिर फ्रीज करना एक ही बात है। और ये जो फ्रीज पैन ऑप्शन होता है ये आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसके व्यू टैब में होता है, VIEW व्यू टैब के अंतर्गत होता है। अगर आपसे स्थिति को लेकर के भी कोई प्रश्न पूछ लिया जाए कि फ्रीज पैन ऑप्शन का उपयोग हम कौन से टैब से कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, तो व्यू टैब से हम कर सकते हैं, VIEW। अगला हमारा प्रश्न माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड पर ऑब्जेक्ट्स में गति का मतलब मोशन जोड़ने के लिए कौन से फीचर का उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंतर्गत अगर आप किसी स्लाइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मोशन जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम एनिमेशन टैब का या एनिमेशन फीचर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे विकल्प दिया है ट्रांजिशन, इसके अलावा एनिमेशन है, इसके अलावा लेआउट है और थोपेर है। तो सही जो आंसर है इसका वो है आपका एनिमेशन यानी बी विकल्प। आप पावर पॉइंट के अंदर जो स्लाइड में ऑब्जेक्ट का मतलब है कुछ भी आपने लिखा, कोई फ़ोटो डाली तो वो ऑब्जेक्ट होता है, और उसके अंतर्गत अगर आप कोई एक्शन चाहते हैं तो उसके अंतर्गत आप मोशन या गति डालते हैं। तो इसी के बारे में पूछा गया है जो काम एनिमेशन से होता है। अगला प्रश्न आपका आता है पावर पॉइंट 2019 में चयनित का मतलब सेलेक्ट स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। तो पावर पॉइंट में अगर हम किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो उस चयनित या फिर सेलेक्ट स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए हम Ctrl+D ऑप्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे विकल्प दिया है Ctrl+D, Ctrl+C, Shift+D, Alt+D।
तो यहाँ पे Ctrl+D ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हम पावर पॉइंट की स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगला प्रश्न माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन का क्या काम है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो चाहे एक्सेल हो पावर पॉइंट हो, फाइंड रिप्लेस ऑप्शन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो जो फाइंड रिप्लेस ऑप्शन होता है वो एक शब्द या वाक्यांश को दूसरे शब्द या वाक्यांश में बदलने का कार्य करता है। तो यहाँ पे आपको विकल्प दिए हैं। यह वर्तनी की गलतियों को ढूंढता है, पूरे दस्तावेज के एक शब्द या वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश के साथ या शब्द के साथ बदलता है। इसके अलावा यह दस्तावेज में व्याकरण की जांच करता है, यह टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए प्रारूपित करता है। तो सही आंसर है आपका बी विकल्प। यह पूरे दस्तावेज में एक शब्द या वाक्यांश को दूसरे शब्द या वाक्यांश के साथ में बदलता है। अगला प्रश्न आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट का आकार क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है वो होता है आपका कैलिब्री और साइज होती है 11। आपको यहाँ पे विकल्प दिया है टाइम न्यू रोमन और 12, एरियल 11, कैलिब्री 11 और वर्दाना 12। तो सही आंसर है कैलिब्री 11। कैलिब्री फ़ॉन्ट होता है और 11 की फ़ॉन्ट साइज होती है। सी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट से। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड जोड़ने के लिए, पावर पॉइंट में अगर हम कोई नई स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए हम Ctrl+M शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। विकल्प आपको दिए यहाँ पे Ctrl+N है, Ctrl+M है, Ctrl+S है और Ctrl+D है। तो प्रश्न का सही आंसर है Ctrl+M, बी विकल्प। अगला प्रश्न है भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य की नियंत्रित करने वाला जो कानून है वो कौन सा है? तो ये होता है आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। आपको विकल्प में दिया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, भारतीय दंड संहिता IPC 1860, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और कॉपीराइट अधिनियम 1957। तो इसका सही आंसर है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सी विकल्प। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 इसका सही आंसर है, जो कि साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य की को नियंत्रित करने वाला कानून है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट और उसके आगंतुकों के बीच डेटा सुरक्षित है? यानी आपको उस प्रोटोकॉल का नाम बताना है जो कि हमारी वेबसाइट और आगंतुकों के बीच में डेटा को सुरक्षित रखता है। तो उस प्रोटोकॉल का नाम है वो है HTTPS। यहाँ पे आपको दिया है HTTP, HTTPS, FIP और SMTP। तो यहाँ पे HTTPS इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, बी विकल्प। अब यहाँ पे कई बार HTTPS का पूरा नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो HTTPS का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और सिक्योर। ये HTTPS का पूरा नाम है। अगर केवल HTTP का पूछे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आपको ये ऊपर वाला देखना है। एस का मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी से है, ठीक है। और इसके अलावा SMTP भी प्रोटोकॉल होता है, जिसका मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर गलती से आपसे SMTP प्रोटोकॉल का पूरा नाम या फिर विस्तारित रूप पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपका SMTP होता है और HTTPS का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। अगला आपका प्रश्न है गूगल वर्क स्पेस में पाठ दस्तावेज बना और संपादित करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो गूगल वर्क स्पेस में पाठ दस्तावेज बना और संपादित करने के लिए हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे बोला गया दस्तावेज। तो दस्तावेज का मतलब है आपका डॉक्यूमेंट से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गूगल डॉक्स। तो यहाँ पे आपको विकल्प दिए गूगल शीट, गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड और गूगल फॉर्म। तो सही आंसर है इसका गूगल डॉक्स। दस्तावेज के लिए गूगल डॉक्स। अगर आपसे यहाँ पे पावर पॉइंट के लिए पूछे तो पावर पॉइंट में स्लाइड बनती है तो वहाँ पे गूगल स्लाइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है HDMI में HD का पूर्ण रूप क्या है, यानी HD का पूरा नाम? तो HD का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन
तो यहाँ पे हाई डायमेंशन, हाई डेफिनिशन, ह्यूज डेफिनिशन, हाई डेफिनिशन और हेन्नी डिप्लॉयमेंट, ये आपको ऑप्शन दिए हैं। इसका सही आंसर है हाई डेफिनिशन, सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। तो ये HDMI के अंदर केवल HD का ही पूछा है। अगर पूरे HDMI वर्ड का पूछ ले तो पूरे HDMI का पूर्ण रूप होता है हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये आपको ध्यान रखना है, हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है IRCT SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है? तो IRCT जो होती है ये आपकी रेल से संबंधित होती है, रेल। तो रेल से संबंधित जो आपकी सेवा है वो IRCTC से संबंधित है। तो IRCTC है। इसमें आपसे पूछा गया है कि SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध होती है? IRCTC का मतलब रेल की SMS सेवा। तो रेल की SMS सेवा के लिए हम 139 पर ये SMS सेवा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे विकल्प में दिया है 148, 191, 139 और 216। तो सही आंसर है यहाँ पे 139, सी विकल्प, यानी 139 के द्वारा हम IRCTC यानी रेल की SMS सेवा है वो आपको उपलब्ध होती है। इसके अलावा IRCTC का पूरा नाम भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका पूरा नाम है इंडियन रेलवे टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो ये आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। इसके बाद में अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज ओरिएंटेशन विकल्प किस टैब के अंतर्गत आता है? यानी पेज ओरिएंटेशन है वो कौन से टैब के अंतर्गत होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये आपको बताना है। तो ये होता है पेज लेआउट टैब में। तो यहाँ पे केवल लिखा हुआ है लेआउट, इसके अलावा विकल्प में इंसर्ट है, डिजाइन है और होम है। तो सही आंसर हो गया हमारा ए विकल्प, लेआउट। यानी जो पेज ओरिएंटेशन है वो लेआउट या फिर पेज लेआउट के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 और 2003 की फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 पूछे या फिर 2010 पूछे तो इसका होता है .xlx और 2003 का होता है .xls। तो 3 और 7 का आपका ये होता है .xls और 10 और 19 का .xlx होता है। तो जैसे भी आपको पूछे क्रम के आधार पे आपको जवाब देना है। इसके अलावा डॉक ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होता है और नीचे जो लिखे हुए हैं ये दोनों गलत लिखे हुए हैं एक्सेल के ही। तो इसका सही आंसर है वो है ए विकल्प। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास। इस क्लास में मैंने उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपसे बात की है जो कि एक एग्ज़ाम का लेवल रखते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उम्मीद है कि इसमें से कुछ प्रश्न आपको पेपर के अंतर्गत ज़रूर मिलेंगे। तो हमारी क्लास आपको कैसी लगी? वीडियो को आप लाइक अवश्य करें और साथ में जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्लास को देखने के बाद आपको क्लास का जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है, यानी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।